गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। बढ़िया, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, है ना। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है सॉल्यूशन की वन शॉट वीडियो। ठीक है, तो सभी जुड़ जाओ बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अनअकैडमी। सभी का अनअकैडमी में स्वागत है बच्चों। तो आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की वन शॉट वीडियो। और सॉरी बच्चों, ये सेशन लेट हो गया बिकॉज ऑफ नेट इश्यू, है ना। तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सभी को, बढ़िया है ना। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये सेशन लेट हो गया बच्चों, तो सॉरी इसके लिए। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अभी। आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है अपना, तो सभी बच्चे जुड़ जाओ और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले अपन अनअकैडमी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी तो क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अस। क्या मिलेगा आपको अनअकैडमी पर? टॉप एजुकेटर मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अनअकैडमी। अब की बार बच्चों अनअकैडमी के साथ, तो घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, अनअकैडमी आपके साथ है। माई सेल्फ शिवम बंसल, और पिछले 3 साल से बच्चों मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बी अ गुड लर्नर बच्चों, है ना। क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया का कैसा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। ठीक है, तो गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, है ना। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की आपको क्लास अटेंड करनी है, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं अनलिमिटेड, आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर गेट प्लस सब्सक्रिप्शन। क्या क्या मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन में? आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी। तो लाइव क्लास का मतलब सभी को पता है बच्चों, तो चैट विद योर एजुकेटर, आप अपने एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, आंसर पोल कर सकते हो, ऑल वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। ओके बच्चों। तो और सेकंड बात, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। क्विज बहुत जरूरी है बच्चों, लाइव टेस्ट। इसमें इवेल्यूट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। तो अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए बच्चों आप डेली आवर रेगुलर मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। और अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल अवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस, है ना। आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो बच्चों, लैपटॉप, पीसी एंड मोबाइल। तो अनअकैडमी लेके आए आपके लिए फ्री लाइव क्लास, तो एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, है ना। ये आपको आपकी स्क्रीन पर टॉप एजुकेटर दिख रहे होंगे। आप इन सभी टॉप एजुकेटर की क्लास को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो बच्चों आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। मुकेश सर, बहादुर सर, प्रिया मैम, दीपक सर, उमा मैम, तो ये सभी अपने 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 सब्जेक्ट में माहिर है बच्चों। आप इन सभी की क्लासेस को क्या कर पाओगे? एक्सेस आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद बच्चों आपको अपना गोल सेट करना है। आपका गोल है 12 सीबीएसई साइंस, तो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ढेर सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बाकी के बच्चों को भी फायदा मिले। बहुत सारे कंटेंट पड़ा हुआ है बच्चों, आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विजेज मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी। और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो करो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन और क्लासेस को ज्वाइन कर पाओगे बच्चों, है ना। तो मुझे फॉलो करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा? लिंक, वहां पर क्लिक करके आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है ना। डाउनलोड करने के बाद गोल सेट करना है 12 सीबीएसई साइंस, और मुझे फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सेकंड बात, देखो बच्चों, ये आपका 12 सीबीएसई साइंस का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको आपको ज्वाइन करने के लिए ये जो लिंक दे रखा है, इस लिंक को फॉलो करना है और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है। जब आप ज्वाइन कर लोगे इस ग्रुप को, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या फायदा बच्चों? आपको लाइव अपडेट मिलेंगे, आपको लाइव अपडेट मिलेंगे बच्चों, आपके एजुकेटर की क्लासेस के लाइव अपडेट, है ना। जैसे अभी मेरी क्लास थी ना, ये लाइव वाली क्लास, इसका अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने के बाद मिल जाया करेगा। डेली लाइव क्लासेस का, लाइव टेस्ट का, लाइव क्विजेस का, सभी एजुकेटर के लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस का क्या मिल जाएगा? लाइव टेस्ट, क्विजेस और लाइव क्लासेस का क्या मिलेगा? अपडेट मिलेगा बच्चों। देखो, क्लास 12 सब्सक्रिप्शन के चार्जेस मैं आपको बता देता हूं। 12 मंथ्स का जो अपना सब्सक्रिप्शन है वो कितना है? 12,500, है ना। अगर देखो बहुत कम चार्जेस हैं, अनअकैडमी द्वारा पहले से ही नॉमिनल प्राइसेस रखे गए हैं, और आप मेरा कोड यूज और करोगे, बंसल1 जो कोड है मेरा, इस रेफर कोड को आप यूज करोगे तो आपको 10% ऑफर मिल जाएगा। यही कोर्स आपको 11,250 में पड़ेगा, लगभग 938 रुपये पर मंथ। इसके साथ साथ अनअकैडमी आपको दे रहा है नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो
घबराने वाली कोई बात नहीं है, अनअकैडमी आपके साथ है बच्चों। ये आज की क्लास का मोटिवेशनल क्वेट है, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टू टुमारो, यू नीड फॉर टुमारो, है ना। तो आज जो बच्चों आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, है ना, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी स्टडी को लेके, जो भी स्ट्रगल कर रहे हो आप, जो मेहनत कर रहे हो, है ना, तो वो कब काम आने वाला है, वो आपके अंदर आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है, आपकी ताकत को बढ़ा रहा है बच्चों, है ना। जो कब कब काम आने वाली है, कल काम आने वाली है, टुमारो। टुमारो वो स्ट्रेंथ आपके काम आने वाली है, जब आप कंपटीशन फाइट करोगे, है ना, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तो वो सब कब काम आने वाला है, आज की मेहनत कल काम आने वाली है। तो बच्चों डेली मेहनत करो, डेली पढ़ो, रेगुलर रेगुलर क्लास अटेंड करो बच्चों। अगर आपको अनअकैडमी मौका दे रहा है फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने का, तो अपने टॉपिक क्लियर करो, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो बच्चों, ठीक है। बिल्कुल। तो आज के जो स्ट्रगल है उससे आपके अंदर डेवलप होगी स्ट्रेंथ, जो आपके कल काम आने वाली है। तो बच्चों डेली मेहनत करो, डेली पढ़ो, ठीक है। यही मेरा आप सब लोगों को कहना है। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सॉल्यूशन का, वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो आज अपन सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है बच्चों। और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू लेके आऊंगा बच्चों मैं आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इसके ऊपर एमसीक्यू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट बच्चों। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? तो इट इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर विच इज फॉर्म्ड बाय मिनिमम टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंस। तो दो और दो से ज्यादा जो केमिकल सब्सटेंस हैं उनका होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है बच्चों। होमोजीनियस का मतलब क्या है? तो होमोजीनियस का मतलब है, होमोजीनियस मीन्स अ सैंपल विच इज इन वन टाइप ऑफ स्टेट और फेज, which is in one type of state or phase and said to have uniform composition throughout, है ना। क्या होता है, जो दो सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अपन मिक्स कर रहे हैं ना, वो सब्सटेंस कैसे हो जाए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बच्चों, है ना। होल सॉल्यूशन में क्या हो जाए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बच्चों। उसे अपन क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे उसे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? जैसे अपन साल्ट और वाटर, जब साल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर बनता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि वो होमोजीनियस है ना। उसमें साल्ट उस वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप कहीं से भी टेस्ट करोगे ना तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा। तो सॉल्यूशन का आप टेस्ट करोगे कहीं से भी तो वो कैसा मिलेगा आपको? टेस्ट, सेम टेस्ट मिलेगा। ओके, शुगर वाटर का, ये सारे एग्जांपल है आपके। तो ये सॉल्यूशन को डिफाइन किया अपन ने। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड है सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक। तो बच्चों सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, एक एक करके उन कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं अपन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन exhibits various important property like, पहला, a solution is generally a homogeneous mixture। पहले तो बात ये है कि सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है ना। होमोजीनियस का मतलब है कि जो दो दो या दो से ज्यादा अपन कंपोनेंट ले रहे हैं, वो कंपोनेंट कैसे हो जाए? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक दूसरे में, ठीक है। अ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन वन फेज, है ना। और जो अपने पास होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हुआ है ना सॉल्यूशन का, वो कैसा रहेगा? एक फेज में रहेगा। या तो वो सॉलिड होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा, या लिक्विड सॉल्यूशन, या गैस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी हम तीनों को पढ़ेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर एक्सट्रीमली स्मॉल सो दे आर नॉट विजिबल टू द नेक आई। देखो अपन ने जो कोलाइडल पढ़ा था सॉल्यूशन, उसमें देखा था कि जो पार्टिकल की साइज की बेस पर अपन क्या कर रहे थे? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, है ना। क्या किया था अपन ने? तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो इतना छोटा है कि उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते बच्चों। सिंस particle of solution is present in one phase, they do not scatter a beam of light passing through it or do not show Tyndall effect, है ना। जो अपने सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, वो क्या शो नहीं करते? टिंडल इफेक्ट, है ना। मैंने आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ाया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज कैसा होता है? इतना सफिशिएंट बड़ा होता है कि वो क्या करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, जिससे जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या होता है? इल्यूमिनेट होने लग जाता है ना। क्या हो जाता है? इल्यूमिनेट होता है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन के केस में क्या है? ट्रू सॉल्यूशन के केस में टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। इनके पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि इनके जो ये वाला जो पार्ट है वो इल्यूमिनेट नहीं होता, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सिंस द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इट इज स्टेबल एंड डज नॉट सेटल डाउन विद टाइम। तो बच्चों जैसे अपन ने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके क्या किया था? अपन ने होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म किया था, सॉल्यूशन फॉर्म किया। अभी सॉल्यूशन को अगर अपन रख दें, कुछ टाइम के लिए रख दें बच्चों,
है ना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, क्या वो साल्ट बॉटम में सेटल डाउन होता है? नहीं होता बच्चों। यही एक प्रॉपर्टी खासियत है इसकी सॉल्यूशन की कि उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो क्या नहीं होते, सेटल डाउन नहीं होते टाइम के साथ, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल एडेड आर सो मिनट दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग, है ना। तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो इतनी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं बच्चों कि उनको हम नॉर्मली फिल्टरिंग से क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। या साल्ट को वाटर में से आप रिमूव कर सकते हो फिल्टर के द्वारा, किसी कपड़े से या किसी मेम्ब्रेन से या एनिमल किसी भी एक्स वाई जेड मेम्ब्रेन वगैरह से आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते बच्चों, नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो पार्टिकल का वो है डिजॉल्व कैसे हो गए, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हुआ है बच्चों, तो उसको अपन फिल्टर नहीं कर सकते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे सॉल्यूशन के बारे में। तो अभी धीरे धीरे बेसिक की बात करते करते अपन कंसंट्रेशन की टर्म्स तक पहुंचेंगे, फिर कंसंट्रेशन की टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर उनके रिलेशन देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद अपन बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका जो अपनी सॉल्यूशन चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उन पर धीरे धीरे अपन चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे बच्चों। अब आ गया सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो फेज होते हैं, पहला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, पहला सॉल्यूट और सेकंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट इन माइनॉरिटी, है ना, जो अपन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी में प्रेजेंट है उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। इट इज जनरली प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड इट इज द कंपोनेंट विच इज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। जैसे शुगर और वाटर, जैसे शुगर को अपन ने वाटर में क्या किया, डिजोल्व किया। तो शुगर की क्या है, शुगर क्या है, शुगर को अपन ने क्या लिया, माइनॉरिटी में लिया, है ना। शुगर की जो अमाउंट है उसको वाटर के कंपैरिजन में कैसे लिया अपन ने, कम। शुगर तो हो गया यहाँ बच्चों क्या, सॉल्यूट, एंड वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन मेजोरिटी, किसमें प्रेजेंट हो, मेजोरिटी में हो। तो इट इज जनरली प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, इट इज द कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व। फॉर एग्जाम्पल शुगर और वाटर, तो वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट इन माइनॉरिटी और सॉल्वेंट इन मेजोरिटी, याद रखना बच्चों, सॉल्यूट इन माइनॉरिटी एंड सॉल्वेंट इन मेजोरिटी। तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की, सिंपल सी बात है, सॉल्यूट माइनॉरिटी में होगा, सॉल्वेंट मेजोरिटी में। तो कुछ यूनिक फैक्ट है सॉल्यूशन के अबाउट, है ना, जिनको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। पहला यूनिक फैक्ट क्या है, देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन कॉल्ड एक्वारेजिया। एक यूनिक सॉल्यूशन अपन ने फॉर्म किया, बिल्कुल, एक्वारेजिया, है ना। एक्वारेजिया में जो रेशियो है 3:1 है, किस किस का, HCl का और HNO3 का, ठीक है। जो HCl और HNO3 का अपन ने सॉल्यूशन फॉर्म किया है, उसमें जो HCl और HNO3 का रेशियो है वो कितना है, 3:1। इट कैन डिजोल्व द नोबल मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर, हाई डिजोल्विंग पावर फॉर नोबल मेटल विच इज नॉन रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज एन इवन रिगार्डेड एज रॉयल वाटर, है ना। इसको अपन बच्चों रॉयल वाटर भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम क्या है, रॉयल वाटर, है ना। रॉयल वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि नोबल मेटल को क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है। the solution the solution is so uniform that we can't see a beam of light when it is passed through solution, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते सॉल्यूशन, और वी हैव अ रॉन्ग नोशन इन माइंड दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज इन लिक्विड स्टेट। तो देखो बच्चों याद रखना कि सॉल्यूशन कहते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता बच्चों, कभी लिक्विड स्टेट में नहीं होता। सॉल्यूशन कैन बी आइदर किस किस में हो सकता है, लिक्विड में। हेलो बच्चों, अपन वापस कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। वो नेटवर्क इश्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी बच्चों ये प्रॉब्लम। तो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, सॉरी मेरी तरफ से, आपको क्लास अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपन कहाँ तक पहुंच चुके थे, अपन पहुंच चुके थे बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं बच्चों, है ना, बताओ मुझे फटाफट कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखो देखते हैं अपन, अपन देखते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, इमेजिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, इज इट अंडर हाई प्रेशर और लो प्रेशर, है ना। तो आपने दिखाना है कैसा, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, गैस की, लिक्विड। तो मेरी आवाज आ रही है सभी को, ये बताओ पहले फटाफट, फिर अपन अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चों, साउंड टेस्ट करने के बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, 1 सेकेंड रुकिए बच्चे, है ना। होल्ड करिए बच्चों।
ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी अपन ने डिफाइन कर लिया अभी पिछली वाली स्लाइड में। अब देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करो बच्चों अपने से कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करेगा। तो किसी गैस का पहले तो ये किस पर डिपेंड करता है कि अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं। अपन ने सॉल्यूट लिया गैस, गैस है CO2 और सॉल्वेंट है अपने पास वाटर। तो जब अपन CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो प्रेशर के साथ इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे CO2 की डिसॉल्व पावर बढ़ेगी, CO2 की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर ऐसे इफेक्ट करता है बच्चों कि आप इमेजिन करो कि सोलबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। तो शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे बच्चों, तो कब शुगर कब ज्यादा डिसॉल्व होगी शुगर वाटर में, जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर बढ़ती चली जाती है ना। ऐसे ही इमेजिन करो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एडेड, तो साल्ट आर आयोनिक इन नेचर एंड हाइड्रोजन गैस इज कोवैलेंट। तो आउट ऑफ दीज टू विच डिसॉल्व इन वाटर इजीली। तो वाटर कैसा है, वाटर में साल्ट इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप खुद से इमेजिन करोगे बच्चों सॉल्युबिलिटी को, है ना, अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में इमेजिन करके। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, अब देखो अगर सॉल्वेंट पोलर है और सॉल्यूट भी पोलर है ना, तो क्या होगा, वो जल्दी पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों, है ना। इसी तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, वी नो दैट देयर इज पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, आउट ऑफ दीज विच विल डिसॉल्व साल्ट बेटर, है ना। तो साल्ट को कौन सा, तो साल्ट को पोलर, क्या, क्योंकि साल्ट कैसा है, नेचर में आयनिक है, तो साल्ट को पोलर, जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो उसमें वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से अपन सॉल्युबिलिटी को देखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात क्या है कि अ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है केवल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, बाइनरी। इसी तरीके से अपन आगे भी इसको देख सकते हैं। तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एंड द कंपोनेंट विच इज स्मॉल इन क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो देखो बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं अपन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे, कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन है अपने, हमको 8 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फाउंड हुए, है ना। किस बेस पर, ये तो जब अपन सॉल्वेंट की, देखो 3 तरह से अपन ने डिवाइड किया है। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। अगर सॉल्वेंट गैस है तो वो गैस सॉल्यूशन कहलाएंगे। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट रहेगी वो एक ही रहेगी, या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। अब अपन ने देखा सॉल्यूट है गैस, सॉल्वेंट है गैस, है ना, तो उसे बोलेंगे अपन बोलेंगे एयर। एग्जांपल क्या है इसका, एयर, है ना। और इसी तरीके से सेकंड क्या, गैस इन लिक्विड। गैस जहां पर क्या है, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट गैस है और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, CO2 प्लस वाटर। जैसे अपन ने कोल्ड ड्रिंक देखी, सॉफ्ट ड्रिंक में अपन क्या कर रहे थे, गैस को डिसॉल्व कर रहे थे लिक्विड में। इसी तरीके से देखो गैस इन सॉलिड। अब गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड का क्या एग्जांपल है, लिक्विड इन लिक्विड का तो आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे एल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलिन, है ना। लिक्विड इन सॉलिड का क्या एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है मर्करी इन जिंक अमेलगम, है ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, लिक्विड इन सॉलिड का। लिक्विड इन गैस का है CO2 डिसॉल्व इन वाटर, जहां पर बिल्कुल। तो सॉलिड इन लिक्विड का है शुगर इन वाटर। सॉलिड इन गैस का स्मोक, सॉलिड इन सॉलिड का वेरियस अलॉयज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन फाउंड हुए। फॉर अ गिवन सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ द solute dissolved in a unit of volume of solution is termed as the concentration of the solute. Solution containing relatively high concentration of solute are called concentrated solution. तो अगर solute की जो amount है, solute की amount कैसी है, हाई है, कंसंट्रेशन कैसी है, हाई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। while those of relatively low concentration of solute are termed as dilute solution. उन्हें हम dilute solution बोलते हैं। इनमें solute की amount और concentration कैसी है, लो रहती है, ठीक है। अब आता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ solute dissolved in a
solvent, we have the following type of solution. देखो किस पर डिपेंड है, अपन सॉल्यूशन को डिवाइड कर रहे हैं किसके बेस पर, सॉल्यूट के डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट की बेस पर, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन इन विच नो सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बच्चों कि अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सैचुरेशन का कि NaCl 25 डिग्री सेल्सियस अपन ने टेम्परेचर लिया, 100 ml वाटर लिया और NaCl को अपन ने डिसॉल्व किया, सॉल्यूट क्या है अपना NaCl, तो 35.92 ग्राम इसमें डिसॉल्व हो गई आसानी से। अब इससे ऊपर है ना, इस टेम्परेचर पर इससे ऊपर इसकी NaCl की अमाउंट हम बढ़ाते जाएं कंसंट्रेशन, ये डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, 35.92 ग्राम इन 100 ml एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या सॉल्यूशन कहलाएगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड कौन है कि सॉल्यूशन which contains more solute than that would be necessary to saturate it at a given temperature is called as super saturated solution बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने तीन तरह के सॉल्यूशन देखे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। किसके बेस पर, सॉल्यूट की डिसॉल्व के बेस पर, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट के बेस पर, अमाउंट के बेस पर कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, ठीक है। चलो अब देखते हैं हेनरी लॉ। हेनरी क्या कहते थे कि हेनरी ने बताया कि द कॉमनली यूज्ड फॉर हेनरीज लॉ स्टेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बताया, जो पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस अपन ने जो, रुको एक सेकंड बच्चों, अगर किसी सॉल्यूशन में अपने सॉल्यूट क्या लिया, गैस लिया है ना, तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, इन्होंने बताया जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स किस में डिसॉल्व है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व है किसमें, सॉल्वेंट में, इनके इनके द्वारा जो गैस के मॉलिक्यूल्स द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अमाउंट ऑफ गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो P इक्वल टू, जब अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो P इक्वल टू आ जाता है KHX, जहां KH क्या है बच्चों, KH है यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट एंड X है यहाँ पर मोलरिटी, वो सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH है ना, हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द वैल्यू ऑफ KH डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, thus aquatic species are more comfortable in cold water rather than warm water। अब देखो बच्चों, अब KH के बारे में बता रहे हैं, KH अगर KH जैसे जैसे बढ़ेगा है ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी गैस की, बढ़ेगी, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो द KH वैल्यू डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और KH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। ये हमने कैसे पता किया, हेनरी के इक्वेशन से बच्चों, ठीक है। तो ये हेनरी का लॉ था बच्चों। अपन अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है अपनी अपनी एप्लीकेशन, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है। अब देखो, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर CO2 इज पास्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो जो हेनरी लॉ है उसकी एप्लीकेशन किस पर किस जगह यूज हो रही है, सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर, जिसमें हम क्या करते हैं, CO2 गैस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो किसके बेस पे, हेनरी लॉ के बेस पर। सेकंड देखो, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट है ना accompanying the decompression of deep sea divers, O2 diluted with less soluble, ठीक है, गैस इज यूज्ड अ ब्रीथिंग गैस, ठीक है। तो जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं जो सी में मतलब गहराई तक जो क्या करते हैं, डाइविंग करते हैं, है ना, क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं बच्चों, उनके लिए क्या होती है, जो उनके जो पेनफुल इफेक्ट होता है, और वो होता क्या है कि जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता जाता है, पार्शियल प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड, अब हाई एल्टीट्यूड वाले जो लोग होते हैं, जहां पहाड़ों पर निवास करते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं, उनका क्या होता है, उनको एनोक्सिया की समस्या रहती है।
क्यों रहती है? क्योंकि द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट द एट द ग्राउंड लेवल, है ना। जो पार्शियल प्रेशर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? लो हो जाता है बच्चों। लो होने की वजह से क्या होती है कि O2 क्या नहीं हो पाती? डिजोल्व नहीं होती, है ना, किसमें? ब्लड में। तो दिस लीड लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड ऑफ क्लाइंबर्स विच कॉजेज एनोक्सिया। क्या बोलते हैं हम उसे? एनोक्सिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स किसकी? सॉल्यूशन की, जो अपन ने किसमें पढ़ी थी? जैसे मोलरिटी है, मोलरिटी, मोलैलिटी, है ना। तो अपन दो तरह की टर्म पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो देखो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the relative amount of solute present in a solution. On the basis of concentration of solution, there are two type of solution, dilute solution and concentration solution, है ना, concentrated solution। किसके बेस पर? सॉल्यूट की अमाउंट के बेस पर, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेस पर अपन क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कैसी होती है? लेस रहती है, कम रहती है ना। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होती है? सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बच्चों। किसके बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। देखो, दो तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होंगी? जिनमें वॉल्यूम का जिक्र होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली अफेक्ट होता है किससे? टेम्परेचर से, ठीक है। और जबकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होंगी? जिनमें केवल वेट, मास का जिक्र होगा, है ना, और वॉल्यूम का जिक्र नहीं होगा। तो मास का जिक्र होगा, तो मास तो क्या रहता है? कोई इफेक्ट नहीं होता मास पर, किसका? टेम्परेचर का। अब एक बात बताओ बच्चों, आप इमेजिन करके देखो, क्या आपका ऐसा होता है कि वेट गर्मियों में कम और सर्दियों में ज्यादा हो जाता है? नहीं होता ना, तो वो एक जैसा रहता है। तो मास क्या रहता है? अफेक्ट नहीं करता। टेम्परेचर कितना भी ऊपर नीचे हो, मास पर कोई अफेक्ट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम पे इफेक्ट जरूर पड़ता है, वॉल्यूम पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपन दो तरह की टर्म्स पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट जैसे मोलरिटी है ना, और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, है ना। और क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे अपन, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और अपन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट। और पढ़ेंगे अपन मोलैलिटी के बारे में, पढ़ेंगे किसमें? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में, ठीक है। मोलैलिटी पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे? वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। तो देखो ये टर्म्स अपन एक एक करके पढ़ेंगे, उनके ऊपर अपन न्यूमेरिकल काफी सारे बनते हैं बच्चों, तो इनको अच्छे से याद रखना। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। सॉल्यूट इन माइनॉरिटी एंड सॉल्वेंट इन मेजोरिटी, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं? परसेंटेज वेट बाई वेट से। और जो अपन वेट लेते हैं वो किसमें लेते हैं? अपन ग्राम में। जो यूनिट होती है वेट की वो किसमें लेते हैं? ग्राम में, ठीक है बच्चों। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों ये मिस प्रिंट है, इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से आपको पता चल रहा है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से पता चल रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट अपन लेंगे ग्राम में और किसमें? वॉल्यूम लेंगे अपन ml में, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों से, ओके। तो क्या आ जाएगा अपने पास? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो, और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, चलो तो देखो बच्चों ये अपने पास आ गई परसेंटेज v अपॉन वी। क्या आ गई? परसेंटेज v अपॉन वी, ठीक है। जिसमें क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखो अपन को क्या करना है? अपन को देखना है क्या दे रखा है, v अपॉन वी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा? परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, है ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 क्या होगा? परसेंटेज v अपॉन वी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? परसेंटेज v अपॉन वी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स की बात चल रही है बच्चों। तो ये हो गई अपनी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पूरी हो गई, ओके। अब इसको अपन क्या लेते हैं? इसको लेते हैं बच्चों अपन ग्राम में।
हाँ, किस में लेते हैं बच्चों, ग्राम में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे बच्चों, अब परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मिलेगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये एमएल में लेंगे अपन और ये ले लिया अपन ने ग्राम में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपन तीनों टर्म्स को याद रखना बच्चों, परसेंटेज वेट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इनको बच्चों अच्छे से याद रखना, इनटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी तीन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट आती है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, है ना। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ए एंड बी आर Na एंड बी रेस्पेक्टिवली, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर अपने पास बाइनरी सॉल्यूशन दे रखा है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, तो एक्स ए और एक्स बी हो जाएगी उसकी मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो होगा एनटी, ठीक है। इसी तरीके से एक्स बी को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो बच्चों कुछ भी नहीं है पार्ट्स पर मिलियन में, वहां हमने परसेंटेज बात की थी, क्या परसेंटेज वेट अपॉन वेट की थी, वेट अपॉन वेट, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चों अपन को अगर क्या दे रखा हो, परसेंट की बजाय पीपीएम दे दे, पीपीएम कहां यूज करते हैं बच्चों, जहां सॉल्यूट की मात्रा, जहां सॉल्यूट की मात्रा बच्चों कैसी हो, बहुत ज्यादा लेस हो, है ना, बहुत ज्यादा लेस हो। जैसे अब एक बात बताओ बच्चों, आपके घर में खीर बनती है, खीर में अपन चावल यूज करते हैं, है ना, चीनी यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, तो काफी मात्रा में यूज करते हैं इन सभी चीजों का। लेकिन अपना क्या है बच्चों, अपन यूज नहीं करते, क्या अपन जो केसर होता है उसको क्या लेस मात्रा में यूज करते हैं। तो सॉल्यूट है, जो एक सेकंड बच्चों, जो सॉल्यूट है वो अपन कैसे यूज कर रहे हैं, अपन लेस मात्रा में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज वेट अपॉन वेट और परसेंटेज वेट अपॉन वी और परसेंटेज वी अपॉन वी को तो 100 से कर रहे हैं, लेकिन इसी जगह पार्ट्स पर मिलियन आ जाए तो उस जगह क्या करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई की बजाय अपन मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 टू दी पावर 6, वहां पर सेंट था, सेंट का मतलब 100 था, यहाँ पार्ट्स पर मिलियन है बच्चों, तो अपन क्या यूज करेंगे, 10 टू दी पावर 6 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ पीपीएम वाला पॉइंट, क्लियर हो गया बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स में, ओके। अब देखो बच्चों अपन पढ़ते हैं मोलरिटी। अब देखो मोलरिटी कैसी है, पहले तो ये बात याद रखना, ये जो जितनी भी टर्म्स पढ़ी है अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखो मोलरिटी के बारे में क्या है, मोलरिटी है अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट, कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब ये कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट, जहां भी वॉल्यूम का जिक्र होगा, जहां भी बच्चों वॉल्यूम का जिक्र होगा, वो क्या होगा, वो वाली टर्म कंसंट्रेशन टर्म्स कैसी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। देखो कैसे, अब देखो इमेजिन करके देखो आप बच्चों कि मोलरिटी को पढ़ते हैं, तो मोलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं अपन, कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये होती है अपने पास मोलरिटी। तो ये मोलरिटी में किसका जिक्र किया बच्चों अपन ने, वॉल्यूम का, तो ये कैसी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हो गई, ठीक है। तो याद रखना मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकाल सकते हैं अपन सॉल्यूट को, तो आपको पता है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो नंबर ऑफ मोल्स है, देखो बच्चों अपन ने जो मोल्स लिखे हैं, मोल्स को अपन कैसे काउंट करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन मोलरिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वी। वी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वॉल्यूम ml में हो, अगर ml में हो तो अपन क्या करेंगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी टर्म्स को अपन ने किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो टर्म्स है ये आ जाएगी अपने पास मोलरिटी की। ठीक है, तो इस तरीके से अपन किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं और फाउंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो मोलरिटी वेरीज विद टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो व्हेन मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 m इट इज कॉल्ड अ मोलर सॉल्यूशन। तो 0.1 m सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ डेसीमोलर। अब देखो बच्चों, अगर आपके क्वेश्चंस में जो एमसीक्यू अपन पूछेंगे अभी, तो उसमें ये सवालों में कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल में दे रखा होगा डेसीमोलर। तो डेसीमोलर कहते ही बच्चों आपकी समझ में आना चाहिए मोलरिटी कितनी है। मोलरिटी है उसकी 0.1 m। कितनी है बच्चों? 0.1 m। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया वाइल 0.5 m सॉल्यूशन बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? नोन एज सेमी मोलर सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे अपन सेमी मोलर सॉल्यूशन। अगर न्यूमेरिकल में सेमी मोलर सॉल्यूशन आ जाए तो मोलरिटी कितनी होगी उसकी? 0.5 m बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो मुझे बताओ, है ना, कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फिर अपन। ठीक है, अब देखो डाइल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो अपन कैसे निकालते हैं? डाइल्यूशन की जो मोलरिटी होती है वो निकालते हैं अपन m1v1 इज इक्वल टू m2v2 फॉर डाइल्यूशन, है ना। अगर अपन को दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों सॉल्यूशन को अपन मिक्स कर रहे हैं बच्चों, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? अपन डाइल्यूशन की मोलरिटी फाउंड करेंगे। तो डाइल्यूशन के लिए लॉ कौन सा यूज होगा? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो ये भी आपकी न्यूमेरिकल के पोर्शन के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फॉर रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट, है ना, for reaction between two reactant m1v1 upon n1 is equal to m2v2 upon n2 where n1 and n2 are stoichiometric coefficient in balance equation. Okay, तो मोलरिटी, it is the number of moles of solute per kilogram of the solvent, है ना। तो मोलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो मोलरिटी आपने पढ़ लिया, देखो कंफ्यूज मत होना, दोनों टर्म्स एक जैसी लगती है अपन को। क्या? मोलरिटी एंड मोलरिटी। पहली बात, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जो मोलरिटी है ना बच्चों, उसको अपन किससे शो करते हैं? अपन कैपिटल एम से। ठीक है, और जो मोलरिटी है ना, मोलरिटी है उसको अपन शो करते हैं किससे? स्मॉल एम से। अब देखो मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है कि मोलरिटी अब तो अपने देख ली टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जो मोलरिटी है बच्चों, वो मोलरिटी कैसी है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बताओ बच्चों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है? देखो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी अपन ने, उतनी कंसंट्रेशन टर्म्स में अपन ने क्या देखा कि सॉल्यूशन का जिक्र था, लेकिन मोलरिटी एक स्पेशल केस है। देखो बच्चों मोलरिटी कैसे स्पेशल केस है कि अपन ने क्या किया, अपन ने मोलरिटी को डिफाइन किया। तो मोलरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। कैसे डिफाइन करते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा? केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वेट ऑफ सॉल्वेंट की, वो केजी में होगी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। अगर केजी में ना हो तो बच्चों क्या करेंगे अपन? केजी में ना होने पर अपन क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, डिवाइड कर देंगे इसको और इस पूरी टर्म्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो अपन इसको डिवाइड कर दें या पूरी टर्म को अपन क्या करें? 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, है ना, इनटू 1000। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? मोलरिटी निकल के आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी? मोलरिटी। और मोलरिटी के बारे में एक बात याद रखना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट आती है अपने पास नॉर्मेलिटी, है ना। अपन ने क्या देख लिया? मोलरिटी देख लिया, अब आता है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों कि नॉर्मेलिटी द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। तो इस जगह अपन क्या यूज कर रहे हैं? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को अपन डिफाइन करते हैं एन इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, इन 1 लीटर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं बच्चों। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ देखो, जैसे अपन ने क्या डिफाइन किया था? अपन ने डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते थे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। लेकिन इस जगह क्या करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चों। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट मास को अपन डिफाइन करते हैं एन फैक्टर से। अभी मैं बता चुका हूं आपको एन फैक्टर लास्ट वाली क्लास में। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मेरी पुरानी वाली क्लास को देख सकता है। ठीक है सर, फ्रॉम वेयर वी कैन सॉल्व क्वेश्चन। मिली में आपका मिली शुक्ला में आपका डाउट नहीं समझ पाया, आप दोबारा मुझे सेंड करिए कि क्या पूछना चाह रहे हो आप। वेयर वी कैन सॉल्व क्वेश्चन, बिल्कुल इसके ऊपर मैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा चुका हूं और नेक्स्ट अपन एमसीक्यू की क्लास करेंगे इसकी सॉल्यूशन की। तो आप तैयार करके लाना सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को। ठीक है, मुझे बताओ क्या कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो नॉर्मलिटी हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चों, अगर लीटर में ना हो एमएल में हो तो अपन क्या करेंगे 1000 से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इफ टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम वॉल्यूम सॉल्यूट हैविंग वॉल्यूम्स एंड मोलरिटी v1 m1 एंड m2 v2। देखो अभी डाइल्यूशन वाला केस आ गया, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने मोलरिटी में पढ़ा था। ठीक है, तो ये मोलरिटी के केस में क्या था, मोलरिटी के केस में करते थे अपन m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मलिटी में, सेम नॉर्मलिटी के केस में क्या करेंगे, इसी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर अपन ढेर सारी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, एमसीक्यू लेके आऊंगा इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, तब जाके वहां पर आपका क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो खूब सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप इनको अच्छे से याद करके लाओ टर्म्स को। आता है फॉर्मेलिटी। अब देखो बच्चों, अपन ने पढ़ लिया नॉर्मलिटी, पढ़ लिया मोलरिटी, पढ़ लिया। अब फॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सब्सटेंस एडेड टू सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो जो मोल्स आए हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें क्या करते हैं अपन, फॉर्मल मास लेते हैं, ऑब्जर्व मास लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास लेते हैं बच्चों, है ना, याद रखना, ऑब्जर्व मोलर मास लेते हैं बच्चों। चलो चलते हैं, तो मास फ्रैक्शन, है ना, मास फ्रैक्शन क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in the solution is the mass of that component divided by the total mass of the solution. So molarity, mole fraction and mass fraction are preferred over molarity, normality because former involve weights which do not change it with temperature. अब एक लास्ट कंसंट्रेशन टर्म से बच्चों, डीमल। डीमल इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, कॉल्ड डीमल। ठीक है, दैट कॉल्ड डीमल। बच्चों अपन ने हेनरी लॉ पढ़ा, अब आता है अपने पास रॉल्ट लॉ। क्या पढ़ते हैं अपन, रॉल्ट लॉ। तो द रॉल्ट लॉ स्टेट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड। रॉल्ट लॉ किस में दिया था, 2 वोलेटाइल लिक्विड के लिए दिया है। वोलेटाइल लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड एंड द इक्विलिब्रियम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। तो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 लिक्विड ए एंड बी, अपन ने क्या किया है, कंसीडर किया है 2 सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन कौन कौन से, ए और बी। तो ए और बी के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, कि ए के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। ठीक है, और इसी तरीके से अपन ने जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया के। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा वो होगा एन ए अपॉन एन टी। एन टी क्या पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एन ए प्लस एन बी। ओके, तो ये रॉल्ट लॉ कहता है, तो द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय considering the pure liquid when xa is equal to 1, the k is equal to p naught a, the vapor pressure of the pure liquid, hence pa equal to p naught a into xa। सिमिलरली pb के लिए निकाल लेंगे, है ना। और टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो बच्चों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको एज इट इज याद रखना, पी टी इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पीबी नॉट, है ना, माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है अपने पास आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट and solvent or solvent interaction are almost similar to solvent solute। ठीक है, देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, कि कोई सॉल्यूशन कोई सॉल्यूट है ए और सॉल्यूट है बी और सॉल्वेंट है ए,
ठीक है, अपन ने क्या किया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया बच्चों, है ना। तो जो सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन है और जो सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन है, माना वो सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन है बीबी, है ना, और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन है ए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे हम, आइडियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है बच्चों। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो सॉल्यूशन मस्ट ओबे रोल्ट लॉ, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है वो क्या करना चाहिए, रोल्ट लॉ का ओबे करना चाहिए। रोल्ट लॉ का क्या करना चाहिए, फॉलो करेगा। रोल्ट लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा इन एनी कंडीशन। ओके, और सेकंड बात क्या है इसमें, डेल्टा एच मिक्स, है ना, इज इक्वल टू 0, कि नो एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। ठीक है, किसके केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। जब अपन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे बच्चों, तो नो एनर्जी इवॉल्व फॉर एब्जॉर्ब। ओके, इवॉल्व और एब्जॉर्ब। अब डेल्टा वी मिक्स कैसा होना चाहिए, 0, नो एक्सपेंसर और कंट्रेक्शन ऑन मिक्सिंग। देखो बच्चों, जो वॉल्यूम अपन ने ए का लिया, है ना, V1 इक्वल टू ए और V2 इक्वल टू बी, तो जो टोटल वॉल्यूम आना चाहिए वो टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2, है ना कि ये कम और ज्यादा होना चाहिए। ये कैसा रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसके, V1 प्लस V2 के। तो वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों। तो डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अपन ने इसके बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं अपन, सम सॉल्यूशन बिहेव लाइक नियरली आइडियल सॉल्यूशन, है ना, बेंजीन प्लस टोलिन, है ना। और दोनों बेंजीन और टोलिन कैसे हैं, नॉन पोलर है ना। और क्या मिक्स करेंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे। अब एन हेक्सेन का एन हेप्टेन में सॉल्यूशन, इथाइल आयोडीन का इथाइल ब्रोमाइड में, क्लोरोबेंजीन का बच्चों क्लोरोबेंजीन का ब्रोमोबेंजीन में। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन विच शोज डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इन सच केस द ए बी इंटरएक्शन आर वीकर। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, क्या पढ़ लिया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया बच्चों। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या बच्चों, कि अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक सेकंड। आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशन में क्या था कि सॉल्यूट को अपन ने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, सॉल्यूट को अपन ने सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, है ना। तो जो सॉल्यूट ए और बी के बीच का इंटरेक्शन था वो क्या था, इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या है कि ये नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू है तो क्या है, कम होगा या ज्यादा होगा। अब देखो, जब इज वीकर, जब कम हो, क्या हो, जब ए बी का जो इंटरेक्शन है वो किससे कम हो, ए के इंटरेक्शन से और बी के इंटरेक्शन से कम हो, तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो इंटरेक्शन एंड द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द टोटल वेपर प्रेशर आर ग्रेटर देन द प्रेडिक्टेड बाय रोल्ट लॉ। ठीक है, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, रोल्ट लॉ का तो ऑबे नहीं करेगा क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा देन द प्रेडिक्ट बाय रोल्ट लॉ। जो अपने प्रेडिक्ट किया रोल्ट लॉ से, उससे कैसा आएगा, ये ज्यादा। तो इसे बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखो इसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में तो अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, जो पी है, जो टोटल वेपर प्रेशर है, वो रोल्ट लॉ से जो अपन ने, ठीक है, उससे कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल देखो, एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जांपल बच्चों आपकी एग्जाम्स के हिसाब से, है ना। जैसे इथेनॉल का वाटर में, इथेनॉल का वाटर में, CH2 का एसीटोन में, है ना, और CCl4 का C6H6 में। इस तरीके से अपन देख सकते हैं CCl4 इन C6H5। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है बच्चों, इन एग्जांपल्स को याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपन कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, है ना। अगर नेगेटिव डेविएशन शो करें तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा कि ए बी का इंटरेक्शन ग्रेटर होगा ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन। ठीक है, तो वो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन।
तो द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द टोटल वेपर प्रेशर आर लेजर, कैसा होगा, कम होगा, टोटल वेपर प्रेशर कम होगा, किससे, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर से, जो अपन ने ऑब्जर्व किया था किससे, रॉड लो से, उससे कम होगा। तो फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो और डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो। तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन बच्चों, क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। तो इसके एग्जांपल याद रखना बच्चों नेगेटिव डेविएशन के, ठीक है। ये आ जाते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि CaCl3 को हम जब CH3COCH3 में मिक्स करेंगे तो क्या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या पॉजिटिव, तो वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। अब आता है अपना नेक्स्ट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। देखो बच्चों एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या है, ध्यान से देखो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है बच्चों, a mixture of two liquid which boils at a particular temperature like a pure liquid and distills over in the same composition is known as constant boiling mixture. These are formed by non-ideal solution, ठीक है। और मिनिमम, तो ये दो तरह के हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आर फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड पेयर्स which show positive deviation from ideal behavior. Such azeotrope have boiling point lower than either of the component, ठीक है। एग्जांपल हो गया अपना पॉजिटिव डेविएशन वाले। अब आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप आर फॉर्म्ड बाय दोज लिक्विड which show negative deviation from ideal behavior. Such azeotrope have boiling point higher than either of the component, है ना। जैसे अपन नेगेटिव डेविएशन शो करने वाली जितने भी अपने सॉल्यूशन हो गए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये भी कंप्लीट कर लिया एजियोट्रॉप्स। अब आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। तो RLVP क्या है बच्चों, कि इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, है ना, किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या इक्वल होगा, कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द, जो लोअरिंग हुआ है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हुआ है, वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। तो P0 माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे अपन RLVP बोलते हैं बच्चों, है ना। RLVP इज इक्वल टू किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B को कैसे लिखते हैं अपन, NB अपॉन Na प्लस NB। अगर NB इज मोर लेस देन Na, किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, NB जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है वो कैसे हो जाएंगे, कंपेरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बहुत कम हो जाएंगे, तो इनको अपन क्या बोल लेंगे, नेग्लिजिबल। तो अपन NB अपॉन Na लिख सकते हैं इसको, NB अपॉन Na इज इक्वल टू, अपन NB और Na को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ B और मोलर मास ऑफ B और मोलर मास ऑफ A अपॉन वेट ऑफ A, ठीक है। तो एबव एक्सप्रेशन इज यूज्ड। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहां से मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो इस इक्वेशन को याद रखना, एक्सप्रेशन को, कि एबव एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ एन अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट where WB and WA mass of solute and solvent respectively, MP and MA molecular weight of solute and solvent respectively, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया अपना कंप्लीट, RLVP कंप्लीट कर लिया अपन ने, है ना। एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर ली, RLVP कंप्लीट कर लिया। अब RLVP के बाद आता है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो आप समझ गए कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सॉल्यूट, ना कि अपन को नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, याद रखना। तो सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वह है कि इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट।
उस टेम्परेचर पॉइंट पे लिक्विड का जो वीपी है वो किसके इक्वल हो जाए, एपी के। एपी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो एज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना, तो इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये तो आपको पता चल गया, प्योर सॉल्वेंट से हमेशा, है ना, याद रखना, प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल जो सॉल्यूशन अपन ने फॉर्म किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका वेपर प्रेशर हमेशा कैसा होगा, कम होगा, है ना। आरएलवीपी में पढ़ा अपन ने, तो इट बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, है ना। अब जब वेपर प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एज शोन इन फिगर। तो द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। किससे, डेल्टा टीबी से बच्चों। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, वेयर एम इज इक्वल टू मोलैलिटी। बच्चों क्या होती है, मोलैलिटी। तो इसको याद रखना बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अपन कैसे निकालते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, और के बी क्या है, के बी इज अ मोल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या तो एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो मोलैलिटी को तो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, अपन ने देख ही लिया लास्ट वाली स्लाइड में। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी into weight of solute upon molar mass of solute into weight of solvent, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली WA WB क्या हो गया, तो KB हैज अ यूनिट ऑफ K अपॉन M, केल्विन केजी मोल इनवर्स फॉर वाटर, ठीक है। फॉर वाटर KB इज इक्वल टू 0.52 K केजी मोल इनवर्स। चलो अब आता है बच्चों डिप्रेशन। क्या आता है, डिप्रेशन इन अब देखो बच्चों, अपन ने ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड क्या है, वहां तो बीपी में क्या हुआ, एलिवेशन हुआ, बीपी में एलिवेशन हुआ, लेकिन अब इमेजिन करो जब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the solvent is its equal and solid phase become equal. As we know that vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than that of the pure solvent, solid form gets separated out at lower temperature as shown in the figure. तो डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, वहां पर ने डेल्टा टीबी पढ़ा, यहाँ डेल्टा टीएफ कुछ भी नहीं है डिफरेंस बच्चों। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो, न्यूमेरिकल में यूज होंगे बच्चों, ठीक है। तो वेयर KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, KF एज यूनिट ऑफ K अपॉन M, वही यूनिट रहेगी जो किसकी थी, KB की थी, ठीक है बच्चों। अब अपन ने थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर ली, ठीक है। अब फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रह जाएगी अपनी, कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे भी पढ़ते हैं। तो ethylene glycol is usually you added to water in the radiator to lower its freezing point. It is called anti-freeze solution, ठीक है बच्चों। और सेकंड क्या है, कॉमन साल्ट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आर यूज्ड, है ना। देखो बच्चों ये कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो आर यूज्ड टू क्लियर स्नो ऑन द रोड्स बिकॉज दे डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डिटरमाइंड बाई बैकमान मेथड और रास्ट मेथड, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बच्चों अपन कैसे कैलकुलेशन करते हैं केबी और केएफ की, वो याद रखो, है ना। और मैं बिल्कुल केबी और केएफ को याद रखो बच्चों, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि केबी और केएफ निकालने के लिए अपने पास न्यूमेरिकल में आ जाएगा, तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ सॉल्वेंट, टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, HF क्या है, यहाँ पर मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इस तरीके से अपन केबी ऑफ केएफ को निकाल सकते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि ऑस्मोसिस इज द फिनोनिमा, osmosis is the phenomena of spontaneous flow of the solvent molecules through a semi-permeable membrane from pure solvent to solution or from a dilute solution to concentrated solution. It was first observed by Abbott Nolet. देखो बच्चों, Abbott Nolet
ठीक है, क्या हुआ, ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक फ्लोनिमा है किसका, कि फ्लो का। फ्लो क्या हो रहा है, एक तरफ तो अपन ने ले लिया प्रेम्बल, ये तो बीच में ले लिया अपने प्रेम्बल मेम्ब्रेन, है ना, कोई भी प्रेम्बल मेम्ब्रेन ले ली, इधर ले लिया अपन ने हाईली कंसंट्रेशन एच, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और इधर ले लिया डाइल्यूट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया। अब इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम है इसके कंपैरिजन में, इसकी कंसंट्रेशन कम है इसके कंपैरिजन में, और ये रही प्रेम्बल मेम्ब्रेन। तो बच्चों क्या होगा, इसका स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, कहां से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ प्रेम्बल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सम नेचुरल सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन आर एनिमल ब्लेडर, सेल मेम्ब्रेन ईटीसी, ठीक है, और इज एन आर्टिफिशियल सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन CU2 FECN का होल 6 is an artificial semi-permeable membrane which does not work in non-aqueous solution as it dissolve in them। ओके बच्चों, तो ये अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है किसका, सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूल्स का, थ्रू अ सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन टू फॉर्म अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में भी हम ना टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्या है, एक्स ऑस्मोसिस, इट इज आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम अ सेल थ्रू सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन। और एंडो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम अ सेल थ्रू अ सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप ऑन द सॉल्यूशन which just prevent the osmosis of pure solvent into the solution through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure। अब देखो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया अपन ने, कि ये रहा अपने पास एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में क्या बच्चों, अपन ने सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है किसको, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को और लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को, या डाइल्यूट सॉल्यूशन को, ठीक है। अब ये सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन से अपन ने सेपरेट कर रखा है। अब बच्चों आपको पता है ये तो स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा किसका, सॉल्यूशन का, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। अब इस स्पॉन्टेनियस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा, उसी प्रेशर को अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इस फ्लो को रोकने के लिए जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जा रहा है, जो प्रेशर लगाया जाएगा, उस प्रेशर को अपन बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने को इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि पाई वी इक्वल टू एन आर टी, है ना। एन आर टी का मतलब हो गया पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगी कंसंट्रेशन, तो सी आर टी भी लिख सकते हैं इसको, तो इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वेयर डी इक्वल टू डेंसिटी, आर इक्वल टू सॉल्यूशन, तो अपन ने क्या किया, आरसीटी लिख दिया, कंसंट्रेशन है यहाँ पर, आर को यहाँ आर से शो कराया कंसंट्रेशन को, वो सी से शो कराया कंसंट्रेशन को, और सी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन हो गई, इन सारी टर्म्स को अपन ने यहाँ लिख दिया, तो अपन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अपन ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, है ना, आर यहाँ गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर दे रखा हो, और वेट ऑफ सॉल्यूट हो अपने पास, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, अपन पता कर सकते हैं कि वो सॉल्यूट क्या है, ठीक है बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, याद रखो इन्हें, ठीक है। चलो फिर अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर अपन ने सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, है ना। अब देखो हाइपरटोनिक क्या है, अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय ए सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय सेमी प्रेम्बल मेम्ब्रेन, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे, है ना। जैसे व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द फ्लूइड फ्रॉम द प्लांट सेल कम्स आउट एंड सेल श्रिंक्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसे, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जब भी अपन ने क्या किया, प्लांट को, किसी प्लांट की सेल को अपन ने क्या किया, किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। प्रवीण, हेलो प्रवीण, गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग प्रवीण, है ना। तो हाइपोटोनिक क्या है, तो अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय अ सेमीप्रेमल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों। अब आया आइसोटोनिक, एक 3 पार्ट में डिवाइड किया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या है, टू सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइसोटोनिक इफ दे एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है इनका, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो बच्चों याद करो अपन क्या करें, अगर इन ट्यूब में अगर 2 सॉल्यूशन लें, कैसे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लें, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया ए और आइसोटोनिक सॉल्यूशन बी, और ये लगा दिया अपने सेमी प्रेमल मेम्ब्रेन, तो इसमें क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा इन दोनों में आपस में, क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, कोई फ्लो शो नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का आइसोटोनिक प्रेशर है। इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसा है, इक्वल है। जैसे 0.91% सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl इज आइसोटोनिक विद ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, so two solution are isotonic if they have the same molar concentration. If X% solution of X is isotonic with Y% solution of Y, this means molar concentration of X is equal to molar concentration of Y. Is called isotonic solution. ठीक है बच्चों। अब रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने अभी आपको बताया। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, कि देखो अपन ने क्या किया, अपन ने एक सेमी प्रेमल मेम्ब्रेन से लो कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन को, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन और क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को अलग कर रखा है। अब अपन को ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग बच्चों जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट वो किसकी तरफ भागेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अपन ने अपोजिट इतना प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर, इतना प्रेशर लगा दिया यहाँ कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से प्योर सॉल्यूशन है, जो है सॉल्वेंट, वो क्या करेगा, इधर की तरफ देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो इसे बोलते हैं अपन रिवर्स ऑस्मोसिस। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर से P इज ग्रेटर देन पाई, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो द सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट आई इन विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अपन क्या करते हैं, सी वाटर को क्या करते हैं, प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन इस वाली रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को करते हैं। अब देखो कई देश ऐसे हैं जहां पीने मतलब प्योर वाटर की जो सोर्स है वो कैसे है, कम है, प्योर वाटर के सोर्सेज कैसे हैं, कम है, वो सी वाटर है। तो उन सी वाटर को अपन क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से प्योर वाटर गेन कर लेते हैं बच्चों। अब देखो अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, चारों कॉलिगेटिव 4 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो पढ़ ली। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे बच्चों। ठीक है, अब अपन के पास आती है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, है ना। अब पढ़ेंगे अपन वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई। अब ये क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है, तो इन सम केसेस ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। अब जब से अपन ने कोई सॉल्यूशन फॉर्म किया, NaCl को वाटर में डाला, है ना, और सॉल्यूशन फॉर्म किया, है ना, वाटर के अंदर, तो क्या हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। लेकिन NaCl क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, क्या हो गया, डिसोसिएशन हो गया NaCl के पार्टिकल्स का। तो क्या होगा, इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अब अपन को पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे हो गए, डिवाइड हो गए, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो बढ़ गई बच्चों, है ना, बढ़ गई तो क्या हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू 1/mb, है ना। हायर एंड लोअर वैल्यूज ऑफ मोलर मास इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन रेस्पेक्टिवली, है ना। तो एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा, हाई आएगा, और डिसोसिएशन के केस में मोलर मास कैसा आएगा, लोअर आएगा, है ना। तो इन बेंजीन एसिटिक एसिड गेट एसोसिएट, बेंजीन में क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था, एसोसिएट हो जाता है, डाइमराइजेशन हो जाता है। इट ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज 120। सिमिलरली KCl undergoes dissociation in aqueous solution, so its observed molecular mass is 37.25। ठीक है, तो these observed value are corrected by multiplying with want of factor, है ना। अपन क्या कर सकते हैं, want of factor पढ़ेंगे। it is the ratio of observed value of colligative property to the calculated value of colligative property। I is equal to observed value of colligative property अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। तो और I इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो I इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली।
इसको अपन आई बोलते हैं। तो आई को अपन कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, तीनों तरीके से अपन ने आई को डिफाइन कर लिया। तो आई अगर अपन को वांट ऑफ फैक्टर दे रखा हो, वांट ऑफ फैक्टर दे रखा हो, तो अपन क्या करेंगे, डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी डॉट एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ डॉट एम, पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या आई के रेस्पेक्ट में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो सो टू करेक्ट द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर मस्ट बी इंक्लूड इन डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इन सारी टर्म्स को याद रखना है ना, सारी टर्म्स को याद रखना बच्चों। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब बच्चों देखो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इफ है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस गेट्स डिसोशिएट इनटू अ पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे अपन ने इनिशियली ले लिया 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए है ना, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कैसा है 0, तो अब क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम पर उसकी अल्फा, उसकी जो अल्फा अमाउंट है वो कैसी हो जाती है, डिसोशिएट हो जाती है ना, क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती, डिसोशिएट हो जाती है ना। तो जो प्रोडक्ट बनता है एन अल्फा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम, तो टोटल नंबर इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व है ना, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल अपन ने लिख दी, इनिशियल लिख दिया अपन ने मोल्स, और अब बी के मोल्स लिख दिए, आफ्टर डिसोसिएशन लिख दिए, अब मैंने ये तो बताया था, ठीक है। आई इक्वल टू, तो यहां से अपन ने कैलकुलेट कर लिया अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है बच्चों, तो इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या आता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर। अब क्या आता है, वांट ऑफ फैक्टर आता है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि देखो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या है 1 मोल ले लिया अपन ने रिएक्टेंट के है ना, और इसमें से अल्फा अमाउंट क्या हो गई, रिएक्ट हो गया और प्रोडक्ट में चेंज हो गया है ना, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है वहां पर, तो क्या होगा अल्फा बाई एन अमाउंट हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, और यहां से अपन कैलकुलेट कर लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि आई ये, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वांट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 फॉर सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा बच्चों, आई ग्रेटर देन 1 आएगा, और एसोसिएशन के केस में आई इज लेस देन 1 आएगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों ये अपन ने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब इसके बाद हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कैसी लगी वीडियो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करो नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बच्चों, ठीक है। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लिंक बताया था, वहां से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको लाइव अपडेट मिल जाएंगे। आपकी जितने भी एजुकेटर हैं वो अपनी क्लासेस की लाइव अपडेट दे देते हैं बच्चों, जिससे आपको पता चल जाएगा किस एजुकेटर की क्लास कितने बजे है, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो बच्चों, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लास में इसकी लिंक दी थी, उस लिंक को फॉलो करो। इसके अलावा बच्चों अगर आप अनअकैडमी पर ज्वाइन होना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हो, तो ये कोड ना भूलो, ये रेफर कोड अप्लाई करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, अपना ध्यान रखो, घर रहो, सुरक्षित रहो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय ऑल ऑफ यू।